गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश क्लास। आज मैं साहिबा विक फिर आपका वेलकम करती हूँ अपनी टीजीटी क्लास में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेस्ट नंबर 11 का लेक्चर नंबर 1, और जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्रीवियस ईयर के डी ट्रिपल एस बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस होता है तो आप हमारी A1 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर आप हमारा मिस हुआ पार्ट देख सकते हैं दोबारा। बढ़ते हैं अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ आर्स पोएटिका इज। आर्स पोएटिका का ऑथर कौन है? सबसे पहले तो आर्स पोएटिका क्या? आर्स पोएटिका इज बेसिकली द आर्ट। ये आर्ट है किसकी? आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री। आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री और ड्रामा। पोएट्री और ड्रामा दोनों की ही आर्ट को कहते हैं आर्स पोएटिका। और इसमें इसे जो लिखा है वो किसने लिखा है? इसे लिखा है होरेस ने। होरेस क्या है? ही इज अ रोमन ऑथर। ये एक रोमन ऑथर है, ठीक है। और होरेस ने इसे लिखते टाइम ये एडवाइस किया है लोगों को। क्या एडवाइस किया है? कि आप सबको आर्ट सीखनी चाहिए। किसकी? किस तरीके से पोएट्री और ड्रामास को लिखा जाता है। So he advises how to write the poems and dramas. This is the advice given by Horace. So Ars Poetica is the work of Horace. And the same concept जो आर्ट्स पोइटिका में कंसेप्ट है आर्ट ऑफ पोइट्री का, वही कंसेप्ट हमें किसने दिया है? वही कंसेप्ट हमें एरिस्टोटल ने भी दिया है। सो एरिस्टोटल कौन है? ही इज अ ग्रीक ऑथर। ये ग्रीक ऑथर है और ग्रीक पोएट है। और इन्होंने हमें क्या दिया है? इन्होंने हमें एक वर्क दिया है। उस वर्क का नाम है पोएटिक्स। पोएटिक्स वर्क दिया है इन्होंने हमें। और इस पोएटिक्स वर्क में इन्होंने क्या बताया है कि किस तरीके से हमें जो है पोएम्स और ड्रामास को लिखना चाहिए। यानी वही चीज आर्ट ऑफ राइटिंग पोएम्स एंड ड्रामास। और ये वही एरिस्टोटल है जिन्होंने ड्रामा ट्रेजेडी के हमें 6 एलिमेंट भी दिए हैं। क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय डॉक्टर जॉनसन। सो इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का वर्क नहीं है? नॉट मीन्स नहीं है। सो पहला है हमारे पास प्रीफेस टू द इंग्लिश डिक्शनरी, प्रीफेस टू शेक्सपियर, सी लिव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स एंड डी कॉली। सो प्रीफेस टू इंग्लिश डिक्शनरी इज द वर्क बाय डॉक्टर जॉनसन, बिल्कुल करेक्ट है। प्रीफेस टू शेक्सपियर इज द वर्क बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, बिल्कुल करेक्ट। लिव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स इज द वर्क बाय डॉक्टर जॉनसन। सो कौन सा इनका काम नहीं है? कॉली। कॉली इज नॉट द वर्क बाय डॉक्टर जॉनसन। तो ये किसका? ये इनका वर्क नहीं है। सो ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मूर्स लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। सो मूर यहाँ कौन है? थॉमस मूर की बात हो रही है। थॉमस मूर ने लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में? लैटिन लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था यूटोपिया को। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि थॉमस मूर का जो यूटोपिया है ये बेसिकली ऑर्गेनिकली सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो सबसे पहले यूटोपिया लिखा गया था लैटिन भाषा में। और किस ईयर में लिखा गया था लैटिन भाषा में? 1516 में लिखा गया था। और जब ये ट्रांसलेट हुआ, कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ? इट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। और कौन से साल में ट्रांसलेट हुआ? 1551 में हुआ। सो बेसिकली अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि यूटोपिया है क्या। यूटोपिया जो है ये क्या होता है? इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड प्लेस और इट इज जस्ट लाइक अ हेवन। ऐसी प्लेस जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत वंडरफुल है, बिल्कुल सिस्टम से चल रही है। इट इज अ वेरी हेवन लाइक प्लेस। सो इट इज कॉल्ड यूटोपिया। सो आंसर विल बी, इससे आपको क्या पता चलता है कि आंसर क्या है? हमारा आंसर है 1551।
और इसे और क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूटोपिया को, ये जो मास्टरपीस है वर्क यूटोपिया, इसे कहा जाता है द प्रोलॉग टू रिनेसा, द प्रोलॉग टू रिनेसा। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, टू डैफोडिल्स इज अ पोएम रिटन बाय whom? टू डैफोडिल्स जो पोएम है ये किसने लिखी है? इट इज अ पोएम रिटन बाय whom? ए रॉबर्ट हेरिक, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी जॉन कीट्स एंड डी पीबी शेली। सो टू डैफोडिल्स किसका वर्क है? इट इज अ पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, who was the chief of रोमांटिक एरा, जो चीफ थे रोमांटिक एज के। एंड डेफोडिल्स है क्या? इट इज अ शॉर्ट लिरिक पोएम, ये एक शॉर्ट लिरिक पोएम है। ठीक है, और थोड़ा सा ऑप्शन ए रॉबर्ट हेरिक के बारे में भी जान लेते हैं। ये 17th सेंचुरी के कौन है? लिरिक पोएट है, लिरिक पोएट है। और इनका एक बेस्ट वर्क है, कौन सा बेस्ट वर्क है इनका? रॉबर्ट हेनरिक का इनका जो बेस्ट वर्क है वो है पेरिडेस। ठीक है, दिस इज हिज बेस्ट वर्क, रॉबर्ट हेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल? इनमें से कौन है जो एसोसिएटेड नहीं है किसके साथ? ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल के साथ। सो योर ऑप्शंस आर ए माइल्स कॉवरडेल, बी जॉन वाइक्लिफ, सी विलियम टिंडल एंड डी थॉमस ब्राउन। So who is not associated with the translation of the Bible? Just take your time please. Your answer is ये तीनों ही associated हैं बाइबल की ट्रांसलेशन के साथ। योर आंसर इज थॉमस ब्राउन, यानी ऑप्शन डी। अब इनके बारे में जरा जान भी लेते हैं। माइल्स कॉवरडेल was the first to translate, ये पहले थे, ये he was the first person to translate, क्या ट्रांसलेट करने के लिए? बाइबल को, टू ट्रांसलेट बाइबल। किसमें ट्रांसलेट किया था बाइबल को? इनटू मॉडर्न इंग्लिश। नेक्स्ट इज जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ ने क्या किया था? लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था बाइबल को। सो ही ट्रांसलेटेड बाइबल फ्रॉम लैटिन टू, बाइबल को किसमें किया था? लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था इन्होंने। और टिंडल ने क्या किया था? विलियम टिंडल ट्रांसलेटेड बाइबल फ्रॉम न्यू एंड ओल्ड टेस्टामेंट से इन्होंने ट्रांसलेट किया था बाइबल को। किसमें ट्रांसलेट किया था? इन 1526। Question number 6, the tragedy of Ferrex and Porrex is the other title of, ये फेरेक्स एंड पोरेक्स किसका टाइटल है? ए गॉर्बुडक का, बी रैल्फ रॉस्टर डॉस्टर, सी डेमन एंड पैथीस एंड डी लेमेंटेबल ट्रेजेडी। सो फेरेक्स एंड पोरेक्स इज द सब टाइटल ऑफ ए गॉर्बुडक। ये गॉर्बुडक का टाइटल है। और गॉर्बुडक कौन थे? मैंने आपको पिछली बार भी इनकी कहानी बताई थी
थी कि ये ग्रेट ब्रिटेन के राजा थे जिनके दो बेटे थे। क्या कौन कौन थे इनके दो बेटे? इनके दो सन थे, इनके सन का नाम था फेरेक्स एंड पोरेक्स। और ये जो इनके दो बेटे थे इनके नाम पे ही इसका सबटाइटल पड़ा है फेरेक्स एंड पोरेक्स। अब बेसिकली ये गॉर्बुडक है क्या? इट इज द, ये फर्स्ट है, ये क्या फर्स्ट है? फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। सो इट इज द फर्स्ट इंग्लिश, इट इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। और ट्रेजेडी लिखी किसने है? बाय नॉर्टन एंड सेक्वेल। और कौन से ईयर में ये लिखी गई है? 1561, in 1561. So next question. He found English break and left it marble. So उसने इंग्लिश को क्या पाया? मिट्टी पाया, और क्या बना दिया? मार्बल। मार्बल क्या है? सोना बना दिया उसने इंग्लिश को। So he found it break and made it marble. Remarked one of the author. किसने ये किसके बारे में कहा है? ठीक है, ये कहा है, ये लाइन कही गई है किसके बारे में? किसने कही है? ये लाइन कही है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये लाइन किसके बारे में कही है? जॉन ड्राइडन के बारे में ये लाइन कही है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द पीरियड ड्यूरिंग विच पुरितन्स वर रूल्ड बाय ओलिवर क्रॉमवेल। जब पुरितन्स किसके द्वारा रूल किए जा रहे थे? ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा। एंड हिज कॉमनवेल्थ शट डाउन ऑल द इंग्लिश थिएटर्स। और सारे इंग्लिश जो थिएटर्स थे वो शट डाउन हो गए थे उस टाइम पीरियड के दौरान। सो वो कौन सा टाइम पीरियड था? हमें इनमें से बताना है। 1640 से 1660 तक, 1649 से 1659 तक, सी 1649 से 1660 तक, या 1640 से 1659 तक। सबसे पहले 1603 से लेके 1660 तक हमारा कौन सा टाइम पीरियड है? पुरितन्स का टाइम पीरियड है। अब इसमें डिफरेंट किंग्स का राज हुआ था, जैसे कि कैसे किस किस का था? 1603 से अगर देखें 1625 तक तो किसका रूल था? जैकोबियन एज थी, जैकोबियन पीरियड था। जैकोबियन पीरियड में कौन शासन कर रहा था? किंग जेम्स फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद 1625 टू 1649 इसमें कौन रूल कर रहा था? चार्ल्स फर्स्ट, किंग चार्ल्स फर्स्ट। और इस एज को क्या कहते हैं? कैरोलाइन एज। और इस दौरान चार्ल्स फर्स्ट रूल कर रहा था। थर्ड 1649 टू 1660 का पीरियड, जो कि क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ पीरियड। और इस दौरान कौन था? ओलिवर क्रॉमवेल। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा वो पीरियड था जिसमें ओलिवर क्रॉमवेल रूल कर रहे थे और सारी थिएटर्स शट डाउन कर दिए गए थे। तो आपके सामने है 1649 टू 1660 का वो टाइम पीरियड था, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आते हैं 9 की तरफ। द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रेन इज, क्वीन विक्टोरिया जो थी वो शासन पे कब से कब, कौन से टाइम पीरियड पे बैठी थी? यानी वो इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है कि विक्टोरियन एज कब से स्टार्ट हुई थी? बिकॉज क्वीन विक्टोरिया के साथ ही विक्टोरियन एरा की शुरुआत हो गई थी। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि 1798 से 1737 तक हमारा कौन सी एज थी? रोमांटिक एरा थी। ठीक है, और रोमांटिक के बाद हमारी आती है विक्टोरियन एरा, जो कि शुरू होती है 1837 से। सो इट इज द विक्टोरियन एरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. The Puritans shut down all the theaters in England. In which time? पुरिटन्स ने सारे थिएटर्स शट डाउन कर दिए थे इंग्लैंड के. इन विच टाइम पीरियड? ए 1642, बी 1659, सी 1640 और डी 1660. बताइए. सो आंसर इज 1642. All the theaters were shut down in 1642 and reopened कब हुए थे? 1660 में. 1660 में जब किंग चार्ल्स सेकेंड बैठे थ्रोन पे, तब ड्यूरिंग थ्रोन पे कौन आए? किंग चार्ल्स सेकेंड जब थ्रोन पे आए तो दोबारा से जो है थिएटर्स जो थे, थिएटर्स वर रीस्टोर्ड. और इसी टाइम पीरियड को 1660 से 1700 तक जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड को रेस्टोरेशन एज भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे थिएटर्स वर रीस्टोर्ड. ठीक है. और रेस्टोरेशन एज को हम क्या नाम से बुलाते हैं? एज ऑफ जॉन ड्राइडन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. डैश वाज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश. यानी कि कौन सी ऐसी पहली सोनेट थी जो प्रॉपर सीक्वेंस में लिखी गई थी, और इट वाज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश. और इंग्लिश की फर्स्ट ऐसी सोनेट थी जो प्रॉपर सीक्वेंस में लिखी गई थी. इनमें से पहली है एमोर्टी. एमोर्टी इज अ वर्क बाय एडमंड. ये एडमंड स्पेंसर का वर्क है, और इसमें कितने सोनेट्स हैं? 89 सोनेट्स हैं. ठीक है. और दूसरा वर्क है एस्ट्रोफल एंड स्टेला, जो किसका वर्क है? फिलिप सिडनी का वर्क है. इट्स अ वर्क बाय फिलिप सिडनी. डेलिया, it is a work by Samuel Daniel. And last, Ideas Mirror, it is a work by Michael Drayton. So हमें बताना है इन सब सोनेट्स में से सबसे फर्स्ट सोनेट कौन सा है? It is Edmund Spenser's Amorti. This is the first sonnet, sequence sonnet by the written in English language. So ये कब लिखा गया था? इसका टाइम क्या है? 1595 में लिखा गया था. नेक्स्ट वन. Question 12. Arrange the following English literary periods in order. Use the given quotes. यानी कि जो इंग्लिश के लिटरेरी पीरियड्स हैं उनको ऑर्डर में अरेंज करो कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अकर करा. ये हमें बताना है. सबसे पहले क्या था? एंग्लो नॉर्मन पीरियड. फर्स्ट इज द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, यानी कि ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 कितने में है? 1, 2 और 3 में, यानी कि ये तो पहले कैंसिल हो जाता है. उसके बाद आते हैं अर्ली ट्यूडर डायनेस्टी. अर्ली ट्यूडर डायनेस्टी यानी ऑप्शन नंबर 4. सो किस किस में है? 1 और 2, ये कैंसिल हो जाता है. यानी अब वैलिड कौन कौन से हैं? 1 और 2. उसके बाद एलिजाबेथन एज आती है. अर्ली ट्यूडर के बाद एलिजाबेथन एज, दैट इज शेक्सपियर्स एज. सो ये कब आती है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1. फर्स्ट ऑप्शन नंबर किस में है? उसके बाद लास्ट में कैरोलाइन. सो
last is Caroline. So here it should be first. ये मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे फर्स्ट होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में सेकंड, ऑप्शन सेकंड. ठीक है, तो हम अगर इसको प्रॉपर तरीके से लिखें तो सबसे पहले एंग्लो नॉर्मन एज आती है, उसके बाद अर्ली ट्यूडर, उसके बाद एलिजाबेथन एज जो कि शेक्सपियर की एज होती है, एंड लास्ट इज कैरोलाइन एज. कैरोलाइन एज में किंग चार्ल्स फर्स्ट का राज चलता है. कौन से किंग का? किंग चार्ल्स फर्स्ट का राज होता है कैरोलाइन एज में. सो ऑप्शन बी इज बी. क्वेश्चन नंबर 13. The Divine Comedy is divided into 3 canticas, each consisting of what? A 30 cantos, B 33 cantos, C 24 cantos और D 28 cantos. So सबसे पहले बेटा जो डिवाइन कॉमेडी है वो 3 पार्ट में 3 कैंटिकास में डिवाइडेड है, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो डिवाइन कॉमेडी क्या है? डिवाइन कॉमेडी इज द वर्क बाय दांते. ये एक दांते का वर्क है, ठीक है, एंड इट इज रिटन इन टर्जा राइमा. ये टर्जा राइमा में लिखा गया है वर्क, और ये 3 कैंटिकास में, यानी 3 पार्ट्स में. कौन कौन से 3 पार्ट्स में? हेल, परगेटरी, एंड थर्ड इज पैराडाइज. ये 3 इसके पार्ट्स हैं, और 3 पार्ट्स की सब डिविजन्स कितनी है? 33. यानी टोटल कितने हुए? 99 पार्ट्स, 99 चैप्टर्स. तो इन्होंने पूछा है कि एक पार्ट में कितने कैंटोस हैं. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन 14. आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, जब नॉर्मन्स ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था इंग्लैंड जो है, इट बिकेम अ 3 लैंग्वेज नेशन. इंग्लैंड में 3 लैंग्वेजेस का नेशन बन गया था. उसमें 3 लैंग्वेजेस फ्लरिश कर रही थी. वो 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी जो इंग्लैंड में इस्तेमाल हो रही थी, वहां पे उसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा था इंग्लैंड के अंदर. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इंग्लिश, फ्रेंच एंड German are the 3 languages after the Norman conquest. Question 15. Which Bible is the earliest English version printed with the verse divisions? कौन सी ऐसी बाइबल थी जो अर्लीस्ट, सबसे पहले इंग्लिश वर्जन में प्रिंट हुई थी? कौन सी ऐसी बाइबल थी जो कि प्रिंट हुई थी किसमें? सबसे पहले इंग्लिश वर्जन में प्रिंट हुई थी. It is B option, the Geneva Bible. The Geneva Bible. Question number 16. Who among Shakespeare's contemporaries, यानी जो शेक्सपियर के समकालीन थे, उनके टाइम के जो ऑथर्स थे, उनमें से कौन सा है जो did not write the tragedies, जो ट्रेजेडीज नहीं लिखता है? A. थॉमस किड, B. क्रिस्टोफर मार्लो, C. बेन जॉनसन एंड D. जॉन लिली. सो फर्स्ट थॉमस किड. थॉमस किड की फेमस ट्रेजेडी है स्पेनिश ट्रेजेडी. तो ये ट्रेजेडीज तो बेटा लिखते ही है, इसका मतलब हमें वो बताना है जो ट्रेजेडी नहीं लिखता था. तो फर्स्ट है थॉमस किड, उनकी फेमस स्पेनिश ट्रेजेडी. बी है क्रिस्टोफर मार्लो. सो क्रिस्टोफर मार्लो he only writes tragedies. क्रिस्टोफर मार्लो was famous for his tragedies only. So ये सिर्फ क्या लिखते थे? ट्रेजेडीज.
सी बेन जॉनसन, बेन जॉनसन क्या लिखते थे, दोनों लिखते थे, ट्रेजेडीज भी और प्लस कॉमेडीज ऑल्सो. And last is John Lilly, he writes comedies. तो हमें यही बताना है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा था जो ट्रेजेडीज नहीं लिखता था. तो वो थे जॉन लिलीज, क्योंकि ट्रेजेडी नहीं लिखते थे, ये क्या लिखते थे, कॉमेडीज लिखते थे. इन सब. नेक्स्ट क्वेश्चन 17. द ऑफिशियल पोएट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वाज. ऐसे कौन थे जो पोएट लॉरिएट थे? Who was officially called the poet laureate in English literary history? Answer is C. John Dryden. इनको बुलाया क्या गया था, इनको बनाया गया था फर्स्ट पोएट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री 1668. और कहां तक ये रहे थे, 1689 तक. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन 18. द assassination of King James I in dash inaugurated the Jacobean age. So King James I जब गद्दी पे बैठे तो डैश इनॉग्रेटेड द जैकोबियन एज. कब से कब बैठे थे, किंग्स जेम्स फर्स्ट. सो किंग्स जेम्स फर्स्ट जो है 1603 से लेके 1625 तक जो थी हमारी कौन सी एज थी, जैकोबियन एज कही जाती है, जैकोबियन एज. तो जैकोबियन जो एज है वो किसकी एज थी, किंग जेम्स फर्स्ट की एज थी. ठीक है. सो आंसर क्या हुआ हमारा, 1603 में किंग जेम्स वन जो थे वो गद्दी पे बैठ गए थे. क्वेश्चन 19. ड्राइडन्स ऑल फॉर लव. ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव था वो इट इज रिटन इन विच फॉर्म, वो किस वर्स में लिखा गया है, ए फ्री वर्स में, बी ब्लैंक वर्स में, सी टर्जा राइमा में और डी हीरोइक कपलेट में. किस में लिखा गया ड्राइडन्स ऑल फॉर लव, बताइए बेटा. इट इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स में लिखा गया. एंड ये क्या है बेटा, इट इज द imitation of Shakespeare's ट्रेजेडी. इनकी ट्रेजेडी थी एक, उसकी कॉपी करी गई थी. और वो कौन सी ट्रेजेडी थी, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा. Question number 20. To which literary age did Charles Dickens belong? Charles Dickens जो हमारे थे वो इनमें से किस एज को बिलोंग करते हैं, बताइए. So he belongs to the Victorian age. विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं चार्ल्स डिकेंस. और इनका टाइमलाइन क्या था, 1837 से लेके 1901 तक. क्वेश्चन 21. essay on criticism is associated with. जो ऐसे है क्रिटिसिज्म पे, essay on criticism वो किसके साथ एसोसिएटेड है इनमें से, सो ए F.S. Flint, B. John Dryden, C. Alexander Pope and D. Hilda Doolittle.
बताइए बेटा, एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसका वर्क है? ये है, इट इज द वर्क ऑफ अलेक्जेंडर पोप। ये अलेक्जेंडर पोप का वर्क है। और कब लिखा गया था बेटा ये? इट इज रिटन इन 1709। और ये क्या है बेटा? एक ये ना वर्स ऐसे है, वर्स ऐसे, यानी ये पोयम की फॉर्म में लिखा गया है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म लिरिक फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 22, हु इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज इन इंग्लैंड इन द 20th सेंचुरी? किसने इनिशिएट किया था, किसने ड्रामा ऑफ आइडियाज को इंग्लैंड में इनिशिएट किया था? हु इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज इन इंग्लैंड? सो द ड्रामा ऑफ आइडियाज का एक और नाम है, क्या नाम है? द थीसिस प्ले, एंड इट इज द वर्क ऑफ C.G.B. शॉ। ये G.B. शॉ का वर्क है। एंड वी ऑल नो दैट मुल्कराज आनंद इज एन इंडियन पोएट। ये एक इंडियन ऑथर है। एंड नजीम एजकिल इज ऑल्सो एन इंडियन ऑथर। ये भी एक इंडियन ऑथर है। एंड रस्किन बॉन्ड वॉज द इंडियन ऑथर ऑफ British descent. Question number 23, the life of Samuel Johnson was penned by whom? जो सैमुअल जॉनसन की लाइफ है, उनकी बायोग्राफी है, उनके बारे में किसने लिखा है? सैमुअल जॉनसन के बारे में बताइए। इनमें से ए जेम्स बॉसवेल ने लिखा है, बी जॉर्ज ऑरवेल, सी एलिजाबेथ बोवन और डी गोल्डस्मिथ। सो द आंसर इज जेम्स बॉसवेल in 1791. Next question. Question 24. Who has been referred to as the high priest of romanticism? बेटा एक क्वेश्चन आया था पेपर में, who was called the high priest of nature? जब आए high priest of nature, किसने ज्यादा से ज्यादा नेचर के बारे में लिखा है, तो आप तब टिक लगाएंगे डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ पे। पर अभी ये आंसर नहीं है, अभी वो पूछ रहा है हु इज द हाई प्रीस्ट ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का सबसे हाई प्रीस्ट किसको कहा जाता है? तो आंसर इज C.S.T. कॉलरिज। Question 25. Who among the following writers has not won the Nobel Prize? इनमें से कौन सा ऐसा राइटर है जिसको नोबेल प्राइज नहीं मिला? कौन है बेटा जिसको नोबेल प्राइज नहीं मिला? इट इज डी मुल्कराज आनंद। बाकी इन तीनों को कब कब मिला है? T.S. इलियट को 1948 में नोबेल प्राइज मिला है, विलियम फकनर को 1950 में मिला है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे को 54 में मिला है। और किस किस वर्क के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला है? T.S. इलियट को मिला है, इनका मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, बहुत फेमस वर्क है, हेमलेट एंड इट्स प्रॉब्लम्स के लिए मिला है। हेमिंग्वे को मिला है ओल्ड मैन एंड सी के लिए। द इंग्लिश नॉवल एक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म। इंग्लिश नॉवल ने अपनी मॉडर्न
बिल्कुल एक मॉडर्नाइज्ड फॉर्म में इंग्लिश नॉवेल्स निकल के कब आई थी? 14th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में या 18th सेंचुरी में? आंसर इज डी, 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में मॉडर्न फॉर्म में नॉवेल्स को लाया गया था। नॉवेल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन मॉडर्न फॉर्म। क्वेश्चन 27, आइडेंटिफाई द प्ले बाय क्रिस्टोफर मार्लो इन विच these lines occur, was the phase that launched the 1000 ships। कौन सा प्ले था क्रिस्टोफर मार्लो का जिसमें ये लाइन आई थी? was the phase that launched 1000 ships। कौन सा वो फेज था जिसने 1000 शिप्स को लॉन्च किया था? सो इट वॉज डी, डॉक्टर फॉस्टर्स। Question 28. The surface narrative of Dryden's Absalom and Artful is taken from Dryden का Absalom and Achitophel वर्क किससे लिया गया है? ए, इंग्लिश हिस्ट्री से, बी, प्लूटार्क की लाइफ से, सी, डच लेजेंड से, या डी, द बाइबल से? किससे लिया गया बेटा ड्राइडन का एब्सलोम वर्क? सो आंसर इज डी, द बाइबल से। द बाइबल से लिया गया है ड्राइडन का ये वर्क। क्वेश्चन नंबर 29, इन एस.टी. कॉलरिज पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। बेटा राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर हम सब जानते हैं कि लिरिकल बैलेट्स की ये फर्स्ट पोएम है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि किसका वर्क है? एस.टी. कॉलरिज का। और वो इसमें एक शिप होती है जिस शिप के ऊपर जो है कर्स आ जाता है। कर्स यानी कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दुख आ जाता है शिप के ऊपर। कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है? डी, ए, ऑल द सेलर्स हेट द इनोसेंट मैरिनर, ऐसा कुछ नहीं है। बी, फिलोसफिक रिफ्लेक्शंस। सी, द मैरिनर शूट्स वन ऑफ द सेलर्स, क्या मैरिनर ने किसी सेलर को मार दिया? नहीं। डी, द मैरिनर शूट्स एन एल्बेट्रॉस। यस, जो मैरिनर है वो क्या कर देता है? एक पक्षी को, एक सी के समुद्री पक्षी को शूट कर देता है। और जब वो समुद्री पक्षी को शूट कर देता है तो उनकी शिप पे मुसीबत आ जाती है। तो इट इज आंसर नंबर डी। क्वेश्चन 30, Who among the following is a writer of historical romances? Historical romances का राइटर कौन है? Historical romances का जो राइटर है वो है सर वॉल्टर स्कॉट। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स। सो आंसर इज सी। So you can join us on our YouTube channel English 360 degree, our Telegram channel English 360 degree, Facebook and Instagram also. You can download our A1 app. Learn today to lead tomorrow. Thank you so much. You can contact us on the following phone number